आखिरी क्वेश्चन बाकी है ना? डू यू वांट टू राइट दैट आंसर? वो 24,500 का आंसर लिखोगे ना? फाइन। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6। 7 इज योर होमवर्क। 7 में कुछ चेंज है क्या, देखते हैं बाद में। सिमिलर टाइप का है, एग्जैक्ट सिमिलर है। ये नया ऐड हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? तो प्लीज यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी वगैरह वगैरह दिया है, हमने उस क्वेश्चन में एंट्रीज की थी ना, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, चलो shall we start? Libra Limited recently made a public issue in respect of which the following information is available. Number of partly convertible debentures issued 2 lakh, face value and issue price rupees 100 per debentures. Convertible portion per debenture 60%, date of conversion on expiry of 6 months from the date of closing of issue. तो दोस्तों क्या हुआ, फोन बजा गया? इट्स ओके। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशूड कितने हैं? नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशूड कितने हैं? 2 लाख। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब समझ में आ रहा है क्या? कुछ इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, कुछ डिबेंचर्स ही रहेंगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस? फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस ₹100 पर डिबेंचर। जो पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। कितनी है? 100 रुपए। एंड इशू प्राइस कितनी है? 100 रुपए ही है। समझ में आ रहा है सबको? कन्वर्टिबल पोर्शन पर डिबेंचर, कन्वर्टिबल पोर्शन पर डिबेंचर कितना है? 60%। यानी 2 लाख में से 60% डिबेंचर्स कन्वर्टिबल है। ओके, यानी कितने? 1,20,000। 1,20,000 डिबेंचर्स कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स। डेट ऑफ कन्वर्जन on expiry of 6 months from the date of closing of an issue। तो इशू कब क्लोज होता है दोस्तों? अलॉटमेंट के बाद या एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद? एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है दैट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ इशू। इज इट राइट और नॉट? या अलॉटमेंट का लास्ट डेट? एप्लीकेशन का लास्ट डेट। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, आगे बोला है सब्सक्रिप्शन का क्लोजर कब होगा? 1 मई 2021। डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 जून 2021। यानी डिबेंचर इशू करने से हमें अकाउंटिंग करना है। डिबेंचर इशू करने से हमें अकाउंटिंग करना है। कहां तक का? कन्वर्जन तक का। देखते हैं। तो हमने डिबेंचर ये वाले कब इशू किए हैं? सब्सक्रिप्शन का लास्ट तारीख है 1 मई 2021। अलॉटमेंट का तारीख है 1 जून 2021। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर का कितना है? 15% पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट कहां से शुरू होगा? अलॉटमेंट के दिन से। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन 60 रुपए। फेस वैल्यू 10 रुपए। जिस दिन कन्वर्जन डेट आएगा, कन्वर्जन डेट कब आएगा? विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एन इशू। कन्वर्जन डेट कब आएगा? विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 1 मई 2021। डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 जून 2021। रेट ऑफ इंटरेस्ट
15% पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन कब होगा दोस्तों, तारीख बताइए। 6 महीने फ्रॉम 1 जून या 1 मई। एक्चुअली देखो क्लोजिंग डे ऑफ इशू कब होगा, इशू का क्लोजिंग कब होगा, अलॉटमेंट के बाद ही ना। शेयर्स अलॉट करोगे तो इशू क्लोज हुआ ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो अलॉटमेंट से 6 महीने लेने, अलॉटमेंट से पहले डिबेंचर तो बनने दो उसको, डिबेंचर बनने के बाद 6 महीने का पीरियड है, इज इट राइट। हाँ तो 6 महीने 1 जून से आगे बढ़ाओ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 30 नवंबर को जाएगा क्या, 1 दिसंबर, 1 मिनट, नहीं डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट ही लेना है, सॉरी इसी डेट से लेना है, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू को इंटरप्रेट करना है सब्सक्रिप्शन लिस्ट का आखिरी डेट। तो यहां से आगे कितना होता है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 30 अक्टूबर को कितना होगा, 6 महीने कंप्लीट होगा। तो 30 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को एक तो एंट्री मारो, नहीं तो 1 नवंबर को मार दो, ठीक है। तो 1 नवंबर को कन्वर्जन करना है, ठीक है। अरे बोलो, अंडर राइटिंग कमीशन 2% है। अब ये अंडर राइटर का क्या मसला आ गया यहाँ पे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड 1.5 लाख। दोस्तों 2 लाख डिबेंचर इशू किए हैं और 1.5 लाख ही सब्सक्राइब हुए हैं, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ ना। तो बचे हुए 50,000 डिबेंचर कौन खरीदेगा, अंडर राइटर, तो उसको कमीशन देना है। आर यू गेटिंग इट, कितने का कमीशन देंगे, 2% ऑफ 50,000 डिबेंचर्स या 2 लाख डिबेंचर्स। ऑलवेज रिमेंबर 2 लाख डिबेंचर्स का 50%, सॉरी 2% देना है। 2 लाख डिबेंचर इंटू 100 रुपीज ईच इंटू 2%। उसने पूरा रिस्क लिया ना, अगर एक भी डिबेंचर नहीं खरीदता कोई तो उसको कितने खरीदने पड़ते, पूरे के पूरे 2 लाख, तो उसको कमीशन पूरे अमाउंट पे मिलता है, ना कि वो जितना खरीद रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो अंडर राइटर से 50,000 शेयर के पैसे लेने हैं, लेकिन उसको कमीशन भी देना है। नेट अमाउंट हम एडजस्ट कर लेंगे, नेट अमाउंट हम एडजस्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों। इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड ऑन 31st मार्च। तो दोस्तों इंटरेस्ट हर 6 महीने में पे किया जाता है, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। राइट द रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल ट्रांजैक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 22। तो दोस्तों हमें अकाउंटिंग कौन से पीरियड का करना है, पहले फटाक से बता दीजिए। मुझे अकाउंटिंग करना है 1 अप्रैल 2021 से आगे, यहां कहीं पे 31 मार्च 2022 तक का। डू यू ऑल एग्री विद दिस, बोलो ना। अब इसी बीच क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए एक एक करके चार्ट आउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने डिबेंचर का इशू किया है 1 मई 2021 को, तो यहाँ पे कहीं पे डिबेंचर्स इशू की एंट्री, एप्लीकेशन मनी मिलेगा आपको, बराबर है क्या। कितने एप्लीकेशन मनी मिलेंगे, 2 लाख डिबेंचर्स इंटू, सॉरी 1.5 लाख डिबेंचर्स इंटू 100 रुपीज, क्योंकि पब्लिक ने तो 1.5 लाख ही सब्सक्राइब किया ना। बाद में 50,000 डिबेंचर किसको दे देंगे, अंडर राइटर को इशू करेंगे। आर यू गेटिंग इट, अंडर राइटर को डायरेक्टली अलॉटमेंट कर देंगे, अलॉटमेंट का पैसा वो दे देगा। एंट्रीज कहां पे देखनी है, अलॉटमेंट कब होगा, 1 जून को। 1 जून को कितने डिबेंचर्स अलॉट करेंगे, 2 लाख। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी आएगा 1.5 लाख का, अलॉटमेंट करेंगे 2 लाख का इंक्लूडिंग अंडर राइटर। समझ में आ रहा है क्या। फिर 1 जून के बाद अगला ट्रांजैक्शन कब होगा, 1 नवंबर को या 31 अक्टूबर बोलो, नहीं तो बिफोर दैट 30 सितंबर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट का एक ट्रांजैक्शन होगा। फिर 1 नवंबर 21 को कन्वर्जन होगा, कितने परसेंट डिबेंचर्स कन्वर्ट करेंगे, 60% डिबेंचर्स कन्वर्ट करेंगे, बराबर है क्या। तो 2 लाख डिबेंचर इंटू 100, 2 करोड़ का 60%, 1 करोड़ 20 लाख डिबेंचर कन्वर्ट करेंगे, 60 रुपए के शेयर इशू करेंगे, यानी 2 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे। वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ लेकिन इस कन्वर्जन डेट पे, कन्वर्जन डेट तक का इंटरेस्ट भी देना है, कन्वर्जन एंड इंटरेस्ट ऑन दैट, बराबर है क्या। जो डिबेंचर्स आज इक्विटी में कन्वर्ट हुए
उन डिबेंचर्स पे आज तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं? तो उसके बाद 1 नवंबर के बाद अगला ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट का 31 मार्च को ही है, तो अगले 31 मार्च को बचे हुए डिबेंचर्स जो अभी भी है 40% उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? सो दीज आर दी ऑल ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड इन दिस फाइनेंशियल ईयर, और इसके जर्नल एंट्रीज आपको करने हैं। क्या पूछा है? जर्नल एंट्रीज पूछा है। शैल वी स्टार्ट? ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज, फटाफट फटाफट जर्नल एंट्री करते हैं। आपके आईसीएआई के क्वेश्चन में से अंडर राइटर का प्रोविजन निकाल दिया है उन्होंने। क्या करें, हम निकाले या रखे? रखते हैं ना, एडिशनल सॉल्यूशन हो जाएगा। आईसीएआई के क्वेश्चन में ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, तो एप्लीकेशन कितने के आए हैं? 2 लाख शेयर्स के आए हैं। मैं अंडर राइटर का कमीशन पकड़ के एंट्रीज करके देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? समझ में तो आएगा अगर ऐसा सेम क्वेश्चन आया तो। एक्चुअली ये क्वेश्चन था, इंस्टीट्यूट ने चेंज किया, ये निकाल दिया। मैं बोलता हूँ एज इट इज रख दो ना, क्या फर्क पड़ता है? वो तो क्वेश्चन आपके बुक में रहेगा ही, ये एक एडिशनल क्वेश्चन हो जाएगा विथ अंडर राइटर एडजस्टमेंट। ठीक है, बट निकाला है मतलब पूछेंगे नहीं, बट क्या पता नहीं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। देखा ना कल कैसे खेल खेल गए बेचारे। इंटर वाले बच्चे एग्जाम पोस्टपोन होने वाला ऐसा लग रहा था, एग्जाम पोस्टपोन हुआ ही नहीं, 2 दिन से आगे गया बस, वो भी एक पेपर। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की होगी, बिकॉज इसके पहले अटेम्प्ट में मेरे एग्जाम, मेरे वक्त भी याद है मुझे, एक बार इलेक्शन आए थे, पूरा 1-1.5 महीने से आगे गया था एग्जाम। तो दैट वाज एक्सपेक्टेड, एंड मेरे पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब जब इलेक्शन आए हैं एग्जाम 1.5 महीना आगे गया है, 1 महीना 1.5 महीना, मतलब जून के बाद ही हुआ था एग्जाम डायरेक्टली। लेकिन इन बेचारे बच्चों को बराबर जिस दिन इलेक्शन नहीं है उस दिन पेपर रखा है। एनीवे क्या सोच रही है आईसीए पता नहीं, चलो जाने दो, हमें क्या। लेकिन एक चीज है, एग्जाम आगे जाने से आगे का सब सिस्टम बिगड़ जाता है। कोविड का अभी भी इफेक्ट है अपने एग्जाम पे। आपकी एग्जाम जून में रखी है, अभी तो क्या क्या करने वाले भगवान जाने, मेरा तो दिमाग घूम गया है। मैंने तो सोचना ही बंद कर दिया। मुझे कोई बच्चा पूछने आता है सर हमारा एग्जाम कब होगा, आई डोंट नो बोलता हूँ, मैं क्या बोलूँ अभी। सेटल हो जाने दो, सब अनाउंसमेंट आ जाएंगे, सब प्रश्नों का आंसर मिलेगा, क्योंकि आपका भी एग्जाम कब होगा पता नहीं अभी। जून में है ना? हाँ, सॉरी आपका नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट का, एक्सट्रीमली सॉरी, नेक्स्ट अटेम्प्ट का। लेकिन क्या पता, ये अभी 3-3 महीने का पैटर्न कर रहे हैं ना। आपका होगा, छोड़ो, आपका डेट पब्लिक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, बट अगले अटेम्प्ट का कब होगा पता नहीं। somebody expects that, जान दो, मैं क्यों आपके साथ बातें कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ता हूँ। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाओ फटाफट, बना दिया? चलो पहली एंट्री क्या होगी? 1.5 लाख, तारीख लिखो, तारीख, डेट 1 मई 2021 लिखा गया, 1 मई 2021। बोलो क्या एंट्री होगी? 1.5 लाख एप्लीकेशंस का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 शेयर्स डिबेंचर्स इंटू 100 रुपीज। हाउ मच? 1,50,00,000 बराबर है क्या? टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ में आया दोस्तों? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव।
सर एप्लीकेशन के वक्त 100 रुपए आएंगे ऐसा कहाँ पे बताया है? तो कितने आएंगे वो कहाँ पे बताया है? आप ही बता दो। तो ऐसा ही मानेंगे ना, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया और पूरे पैसे एप्लीकेशन के वक्त ही ले लिए। बराबर है क्या दोस्तों? यार मैंने इंटर में स्ट्रीम करवा दिया, देख। हे भगवान, अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। वही मैं सोच रहा हूँ आज कैसे कोई एक भी बच्चा नहीं है। चलो बाद में यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ लास्ट लेक्चर। एनीवे आगे बढ़ू क्या? इंटर वाले सोच रहे होंगे ये क्या सिखा रहे हैं। आगे बढ़ू क्या दोस्तों? लगता है खाना ज्यादा हो गया। हाँ जी। अब अलॉटमेंट करेंगे, बट अलॉटमेंट करते समय कितने डिबेंचर्स का अलॉटमेंट करेंगे? पूरे 2 लाख डिबेंचर्स का अलॉटमेंट करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो चलो लेट्स पास द एंट्री ऑफ अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 1,50,00,000। बट अलॉटमेंट कितने डिबेंचर्स का होगा? 2 लाख डिबेंचर्स का होगा। तो 50 लाख डिबेंचर के पैसे किसके पास से लेंगे? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट। अंडर राइटर से पैसे लेने हैं दोस्तों। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट। हाउ मेनी डिबेंचर्स आई एम अलॉटिंग टू अंडर राइटर? 50,000 डिबेंचर्स इंटू 100 इच। तो ये 50 लाख रुपए उसके पास से आएंगे। इज इट राइट? टू कितने परसेंट के डिबेंचर्स है बताया नहीं है? नहीं बताना पड़ेगा ना उनको, इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा मैं? 15%। टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। इज इट राइट? हाउ मच? 2 crore being debentures allotted to the public and balance to the underwriter. Being debentures allotted to the public and balance to the underwriter. ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ता हूं। उसके बाद 1 जून 2021 को ही अंडर राइटर का जो कमीशन है वो उसको देने की एंट्री करनी है। देना तो कुछ नहीं है क्योंकि 50 लाख उसके पास से ही आने वाले हैं और हमें कमीशन कितना देना है? 2% ऑफ 2 करोड़। 2 करोड़ का 2% कितना आता है देखो? 40,000। 4 लाख आता है क्या? अच्छा 4 लाख रुपए। आर यू गेटिंग दिस? तो 4 लाख उसको देना है, 50 लाख उसके पास से लेने हैं, तो हम लोग उसके पास से कितने लेंगे? 46 lakhs। तो चलो पहले कमीशन पेएबल की एंट्री करते हैं। तो लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट। कैलकुलेशन यहां पे दिखाओ। 2 करोड़ इंटू 2%। एक्सपेंडिचर है ना आपका, तो इसको डेबिट कर दिया 4 लाख। और ये किसको दे देना है? अंडर राइटर को। टू अंडर राइटर्स अकाउंट। हाउ मच? 4 लाख बीइंग कमीशन पेएबल टू द अंडर राइटर। सिंपल था, एडजस्टमेंट निकालने की जरूरत नहीं थी। कमीशन पेएबल टू द अंडर राइटर। आई बात समझ में? नेक्स्ट 1 जून 2021 को
1 जून 2021 को सेम। अब अंडरराइटर के पास से पैसा लेंगे, बराबर है ना? कितने रुपए लेंगे? 50 लाख का डेबिट बैलेंस है, 4 लाख का क्रेडिट हुआ है, तो 46 का डेबिट बैलेंस है। तो कैन आई पास दिस एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 46 lakhs टू अंडरराइटर्स अकाउंट। आपके आईसीआई के बुक में ये दो एंट्रीज नहीं होंगी, ये वाली और ये वाली, और यहाँ पे भी डायरेक्टली 2 करोड़ का अलॉटमेंट पहले से हो जाए। आर यू ऑल गेटिंग दिस? हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू डू द अकाउंटिंग इन केस ऑफ अंडरराइटर? बोलो। फाइन, चलो आगे बढ़ू क्या? बीइंग अंडरराइटर्स अकाउंट सेटल्ड, बीइंग अंडरराइटर्स अकाउंट सेटल्ड, सही है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डायरेक्टली अब अगली एंट्री कब होगी? 30 सितंबर के दिन, करेक्ट है ना? 30 सितंबर 2021 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना है हमें, इज इट राइट? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना है। शैल वी स्टार्ट? नहीं तो एक मिनट एक मिनट, अब ये कंपनी कौन सी है जरा देखो। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड है, कैसे पता चला? पब्लिक इशू किया है, वेरी वेरी गुड। पब्लिक इशू लिस्टेड कंपनी कर सकती है, बराबर है ना? हाँ, तो लिस्टेड कंपनी यहाँ पे लिख के रखना। लिस्टेड कंपनी को नियम क्या है वो भी जरा देख लेते हैं ना। डीआरआर क्रिएट नहीं करना है, बट डीआरआरआई करना है क्या? हाँ तो चलो डीआरआरआई की पहले एंट्री मारते हैं 1 जून को, वो एक रह गया। 1 जून कर दो, 1 जून 21। जैसे ही अलॉटमेंट हुआ मैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। दोस्तों क्या कोई अमाउंट बता सकता है? 2 करोड़ के डिबेंचर्स है, लेकिन उसमें से 40% नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन है ना? अरे बोलो ना नलायको। तो 2 करोड़ का 40% इंटू 15% बराबर है क्या? कितना आता है? 12 लाख। हाँ 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये 40% समझ में आ चुका है। कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए ही बस डीआरआरआई करना है, नॉन कन्वर्टिबल के लिए तो मैं कुछ पैसा देने ही नहीं वाला हूं उनको। इक्विटी शेयर्स देके उनका जो टेम्पररी कैपिटल है वो परमानेंट करने वाला हूं। आर यू ऑल गेटिंग दिस? अरे बोलो ना बच्चों। तो डीआरआरआई अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा ना अच्छे से, डीआरआरआई अकाउंट डेबिट 12 लाख टू बैंक अकाउंट। कोई है क्या इस बैच में जो पूछना चाहता है कि सर डीआरआर क्यों नहीं बनाया? चार्ट लिख के लिया था हमने अच्छे से, लिस्टेड कंपनियों को डीआरआरआई का रिक्वायरमेंट है, बट डीआरआर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों वो मत पूछो। बीइंग डिबेंचर रिडम्पशन, बीइंग डीआरआरआई मेड, ऐसा लिखो। इन्वेस्टमेंट मेड एज पर सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है दोस्तों, रूल 18 के अनुसार ये करते हैं हम लोग, जान दो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ू क्या दोस्तों? अब अगली एंट्री 30 सितंबर को होगी, 30 सितंबर 21। हाँ जी बोलिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कैलकुलेशन यहीं पे दिखा दूं क्या? 2 करोड़ रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, 15% का इंटरेस्ट रेट है, बराबर बोल रहा हूं मैं? ये 15% इंटरेस्ट रेट नहीं है,
हेलो, ये 15% मैंने डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट नहीं लिया है, ये क्या है? DRRI का लॉ में लिखा हुआ परसेंटेज है। किसी को गलत फहमी से लगेगा कि यहाँ पे डिबेंचर के इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई, नया नॉलेज मत अपनाओ। जरूरत पड़ी तो लिखो एज पर लॉ परसेंटेज ये, नहीं तो नलायक को फ्यूचर में एक नया कंक्लूजन निकालोगे कि ऐसे केस में डिबेंचर के इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। ये 15% डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है, ये किसी लॉ के कारण नहीं ले रहा हूं मैं, नहीं तो एक नया कंक्लूजन निकालेंगे, यहाँ पे 15 लिया तो यहाँ पे भी 15 ले लो करके। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो 2 करोड़ पे 15% का ब्याज देंगे कितने महीनों के लिए? 6 महीने के लिए। कहां से कहां तक का? एक एक में से आगे का ना, तो 1 में से 30 सितंबर तक कितने महीने आते हैं? या मतलब अलॉटमेंट के पहले का भी ब्याज दोगे? कितने अच्छे कंपनी चलाओगे फिर आप लोग। नलाय को अलॉटमेंट के बाद ही इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो 1 जून के बाद इंटरेस्ट मिलेगा या 1 मई के बाद? हाँ तो बोलो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। एप्लीकेशन मनी के बाद इंटरेस्ट क्यों दूं मैं, अलॉटमेंट के बाद दूंगा, बोलो ना। तो 2 करोड़ इंटू 15% इंटू 4/12 कितना? 10 लाख टू बैंक अकाउंट, कितना? 10 लाख। सही है क्या दोस्तों? उसके बाद अगला इवेंट, बीइंग इंटरेस्ट पेड फॉर फ्रॉम, लिखो बीइंग इंटरेस्ट पेड फ्रॉम 1 जून टू 30 सितंबर। बीइंग इंटरेस्ट पेड फ्रॉम 1 जून टू 30 सितंबर, लिखा आपने। नाउ नेक्स्ट इवेंट कौन सा है? 31 अक्टूबर 21, एग्जैक्टली 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, यानी एप्लीकेशन का डेट। ठीक है, हाँ जी। तो दोस्तों 31 अक्टूबर को हम लोग क्या करने वाले हैं? डिबेंचर्स कन्वर्ट करने वाले हैं। इज इट राइट? तो पहले डिबेंचर्स कन्वर्ट करने हैं, तो उतना पैसा हमें, कितना पैसा पहले कन्वर्जन में जाएगा वो निकालना है। 2 लाख का, 2 करोड़ का 60% बराबर है क्या? तो लिखेंगे, चलो एंट्री, कन्वर्जन की एंट्री लिखते हैं। 15% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब ये डिबेंचर्स डिबेंचर्स नहीं रहेंगे, कितने? 2 करोड़ का 60%, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, बराबर है क्या बच्चों? इसके बदले हम लोग अभी क्या इशू करेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मित्रों, हाउ मेनी शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड हियर? 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 60, 2 लाख शेयर्स इंटू ₹10 ही यहां पे होगा। बोलो ना रे बच्चों, जो कि फेस वैल्यू के 60 में से 10 तो फेस वैल्यू है ना, तो यहां पे कितने का कैपिटल रेज होगा? 20 लाख। एंड बचे हुए पैसे हम लोग टू सिक्योरिटीज प्रीमियम को डाल देंगे। इज इट राइट? 2 लाख डिबेंचर शेयर्स इंटू ₹50। बोलो बोलो रे यार, 1 करोड़। सही है क्या? यहां पे चाहिए तो आप नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड लिख के रखना चाहते हो तो लिख के रखो, इज इक्वल टू 1.20 CR डिवाइडेड बाय 60, तो ये आएगा बराबर 2 लाख शेयर्स। इशू प्राइस से ही डिवाइड क्यों करना है समझाया मैंने आपको।
दो क्वेश्चन सॉल्व किए हमने उसके रिगार्डिंग, इज इट राइट? बोलो ना रे बच्चों। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, बीइंग डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। अब चलो लास्ट एंट्री कब होगी? 31 मार्च 22 को। हाँ देखो दो ऑप्शंस है, एक तो इंटरेस्ट 31 अक्टूबर 2021 तक का इन 1,20,00,000 के डिबेंचर्स पे अभी के अभी पे किया जा सकता है, नहीं तो 31 मार्च को इंटरेस्ट उतने ही पीरियड का उसके ऊपर और बचे हुए डिबेंचर्स पे पूरे 6 महीने का, ऐसा कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने जो तरीका अपनाया है उसके हिसाब से मैं सोल्यूशन दे रहा हूं अभी, दोनों भी सही है। हम कन्वर्जन करते समय ही कन्वर्टेड डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट अप टू दैट डेट प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन सेम ही रखेंगे, बस इंटरेस्ट का पेमेंट कब करेंगे? 31 मार्च को, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट पे कब करता है? 30 सितंबर को एंड 31 मार्च को। आर यू गेटिंग इट? अब 31 मार्च 22 को मैं इंटरेस्ट पेमेंट करने वाला हूं, बोलो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट नंबर 1 में हम इंटरेस्ट निकालेंगे अभी, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे अभी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो वर्किंग नोट नंबर, यहां पे एंट्रीज हमारे खत्म हो जाता है। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन 31st March 22, interest calculation on 31st March 22. Shall we start? On 80 lakhs, जो कि अभी भी डिबेंचर्स है, ऑन 80 lakhs, बोलो 80 lakhs इंटू 15% इंटू, इसका इंटरेस्ट कहां से कहां तक का देना है? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, यानी 6 महीने का। करेक्ट है क्या दोस्तों? ₹6,00,000 एंड ऑन 1,20,00,000 जो कन्वर्टेड पोर्शन है, इज इट राइट, इंटू 15%, इसके ऊपर 30 सितंबर तक का पे किया था, तो एक ही महीने का ना, अक्टूबर महीने का। बोलो रे बच्चों, तो ये आता है 1,50,000। ऐसे 6,00,000 प्लस 1,50,000, 7,50,000 का टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? चलो सो इसकी एंट्री तो हमने ऑलरेडी लिख ली है, यहां पे बस अमाउंट लिख दो, 7,50,000, 7,50,000 चलेगा। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है? वेदर ऑल क्वेश्चंस आर ओवर? इतने काफी है बच्चों, पहले इतने तो करो, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आप ही ने यहाँ पे सॉल्व किया है, बस यहाँ पे आप रिजर्व एंड सरप्लस में एक रिजर्व देख पा रहे हो, कौन सा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ऐसा रिजर्व पिछले क्वेश्चन में था क्या? तो हमने क्रिएट किया था, आपके सवाल का जवाब मिल गया। देखो तो उन्होंने यहाँ पे वो गलती को रियलाइज किया है और उसके हिसाब से क्वेश्चन चेंज किया है। तो डीआरआर यहाँ पे उन्होंने क्रिएट करके ही दिया है, क्योंकि डीआरआर रिडम्पशन डेट के पहले क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है? तो आपको डीआरआर इस क्वेश्चन में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इज इट राइट? बाकी तो आई थिंक सेम टू सेम क्वेश्चन है। करोगे क्या बच्चों? इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हुआ करता था, बट वो निकाला है, तो अच्छी बात है, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चंस है ना, ये आप जरा मन लगा के करो। मुझे लगता है कि इन दो में से मतलब एक ही क्वेश्चन है, यही आएगा। मोस्टली इंस्टीट्यूट विल ट्राई टू आस्क दिस क्वेश्चन, ये वाला
क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे प्रोविजंस कवर हो जाते हैं, तो ये प्रोबेबली 10 मार्क के लिए वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हम लोगों ने कंपनी अकाउंट से रिलेटेड सारे नए चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया है, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स खास करके जरा ज्यादा वेटेज देता है, बराबर है। बोनस इशू तो एकदम सिंपल है। राइट शेयर्स के बारे में मैंने जितना बोला है उतना ही करना है, बाकी ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ। आपने देखा पूरे क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो बिना जाने ऑल कंसेप्ट्स, इज इट राइट? तो रहने दो, वो कंसेप्ट पढ़ के भी ज्यादा कुछ खास समझ में नहीं आता है। बस वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस, सॉरी एक्स इंटरेस्ट प्राइस नहीं, एक्स राइट वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ राइट वाला जो क्वेश्चन है, वो दो ही क्वेश्चन है, दो अच्छे से करो, आएगा तो वही आएगा 5 मार्क के लिए। नहीं तो राइट इश्यू पे क्वेश्चन मोस्टली ऐसे एंट्रीज का आता है। ये तो हमने जैसे नए शेयर्स खरीदे हैं वैसे ही एंट्रीज करने हैं, इज इट राइट और नॉट? नए शेयर जैसे इश्यू किए उसके एंट्रीज है वैसे ही एंट्रीज है। बस राइट में आपको एप्लीकेशन मनी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली शॉर्टकट एंट्री मारनी है, वो बातचीत हमने कर ली है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अच्छे से करो दोस्तों, उसको मैंने जस्टिस बहुत अच्छे से दिया है मुझे लगता है, उसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से सॉल्व किए और सारी चीजें हमने दोनों एस्पेक्ट से डिस्कस की है। बैंक बैलेंस है कि नहीं, प्रॉफिट का बैलेंस है कि नहीं, थोड़ा सा वहां पे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी बचा कौन सा हमारे नए सिलेबस का एडिशन? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बराबर है क्या? एलएलपी करके है, कुछ कुछ नई चीजें ऐड हुई है वो देखते हैं। अगर मुझे बताने लायक लगती है यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 5 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हुए तो कुछ नहीं है मैं बता रहा हूं, बट फिर भी अगर कुछ लगता है तो लास्ट यूनिट जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी एलएलपी रिलेटेड जो चीजें ऐड हुई है वो पहले भी थी या नहीं थी? पहले नहीं थी, तो आप लोग यूनिट नंबर 6 में वो देखोगे एलएलपी वाली कौन सी चीजें ऐड हुई है, यूनिट 6 में ही है वो, ठीक है। कुछ नहीं, थ्योरी है पूरा का पूरा, प्रैक्टिकल में कोई चेंज नहीं हुआ। तो एक हाथ थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है उसमें, लेकिन वो सारी चीजें लॉ से उठाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूं बाद में, तो आपको वो सेम सेम लगेगा, आपको बस वो पढ़ना है थियोरेटिकली, दैट्स इट। बची और एक बात कौन सी? एमोर्टाइजेशन नाम का एक कंसेप्ट ऐड हुआ है। जैसे एसेट को डेप्रिसिएट करते हो वैसे इंटेंजिबल एसेट को एमोर्टाइज करते हो, इतना सिंपल कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है, नथिंग न्यू। लेकिन उसकी भी चर्चा हम लास्ट लेक्चर में करेंगे, आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ाने के बाद वो भी मैं आपको समझा दूंगा, डायरेक्टली मॉड्यूल से लूंगा वो, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में अगला नोटिफिकेशन अपने ग्रुप पे भेज देता हूं कि आपका लेक्चर कब होगा, उस दिन आप आ जाइए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुरू करके खत्म कर देंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं पार्टनरशिप अकाउंट्स आज से शुरू करूंगा, यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 1 कौन सा है? इंट्रोडक्शन। यूनिट नंबर 2 गुडविल, देन एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ये 5 यूनिट में पहले खत्म करता हूं एंड क्विकली आपको कॉल करता हूं, कॉल इन द सेंस मैसेज करता हूं, ठीक है, फिर आप आ जाना, चलेगा? ठीक है। और कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप बिंदास कभी भी पूछ सकते हो, मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है। चलो, बाकी दोस्तों आरटीपीज एमटीपीज आप इंटर के देखना चाहते हो तो देखो, बट मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे केसेस में चीजें निकाली भी गई है, तो उसका भी जरा ख्याल रखना। इंटर में आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर देखोगे ना, तो परचेस ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम द मार्केट एंड कैंसलिंग इट वाले बहुत सारे एग्जांपल हुआ करते थे, तो वही आपको आरटीपीज में वगैरह दिखाई देंगे, ठीक है ना। ये वाला पार्ट ज्यादा पूछा नहीं जाता था क्योंकि ये सिंपल कितना है आपने देखा, तो मोस्टली क्वेश्चन आता था ना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे, वो परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एंड कैंसिलेशन ऑफ इट वाले ही क्वेश्चन आते थे, बट वो आपके सिलेबस में रखा ही नहीं है, तो जान दो उसकी बात मैं क्यों करूं, बट फिर भी मैंने ट्राई किया था बताने का, जाने दो, भूल जाओ वो, ठीक है। जितना है उतना करो, ठीक है, जितना है उतना करो, मोर देन इनफ है। इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिख लेना मेरी बात को। नए चैप्टर्स के लिए आप लोग टेंशन मत लो, ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर के देखने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल परफेक्ट करो। उनका बस एक्सपेक्टेशन ये होता है नई चीजों के लिए वो मॉड्यूल ही चेक करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे उसमें क्वेश्चन और ऐड होते जाएंगे अभी मॉड्यूल में,
अब आपको डिसाइड करना है कि अभी खत्म करके आगे बढ़ना है या फिर से नए क्वेश्चन करने हैं, मतलब पास हो जाओ और ये चैप्टर यही के लिए खत्म कर दो। डू यू गेट दिस? चलो यू कैन गो नाउ। एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग शुरू करते हैं। एक 1-1.5 घंटा लूंगा क्लास में, 4 बजे तक वगैरह, ठीक है? कौन सा? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है?